माधव के साथ साथ राजकुमार सर्पेश सर्पलोक पहुंचा। ओह राजकुमार सर्पेश, कहाँ चले गए थे तुम? हमने तुम्हें पृथ्वी लोक पर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी, मैं पृथ्वी लोक पर एक धूर्त जादूगर के चक्कर में फंस गया था। उस जादूगर के चक्कर से मुझे पृथ्वी लोक के इस युवक ने मुक्ति दिलाई, तो मैं नागलोक वापस लौट पाया हूँ। राजकुमार सर्पेश ने विस्तार पूर्वक नागलोक के राजा नागेश को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, युवक, तुमने हमारे पुत्र को जादूगर की कैद से मुक्ति दिलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, मैंने जो कुछ किया अनजाने में किया। मुझे क्या पता था कि उस बक्से में राजकुमार कैद हैं। ओह, तो तुम बहुत भोले हो, तभी तो तुम राजकुमार को मुक्ति दिलाने का श्रेय नहीं ले रहे हो। पिताजी, मैं इस युवक को कुछ दिनों के लिए अपना राजकीय मेहमान बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें इस बात की स्वीकृति देते हैं राजकुमार सर्पेश। तब राजकुमार सर्पेश माधव को लेकर अपने कक्ष में आया। मित्र युवक, तुम तो मेरे विषय में सब कुछ जान गए हो। अब क्या तुम मुझे अपने विषय में कुछ नहीं बताओगे? राजकुमार, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरा नाम माधव है। एक महात्मा के कहने पर मैं अपनी सोई किस्मत जगाने अपने गांव से चला था। इसी चक्कर में घूमते फिरते मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पहुँचा। माधव ने लता के साथ अपने विवाह की कथा विस्तार पूर्वक राजकुमार सर्पेश को कह सुनाई। माधव से उसकी सारी कहानी सुनकर सर्पेश उससे बोला, मित्र माधव, यदि तुम आगे भी ऐसे ही भोले भाले रहे तो पृथ्वी लोक पर बार बार तुम दूसरे लोगों द्वारा ठगे जाते रहोगे। अपने भोलेपन के स्वभाव को मैं अब बदल भी कैसे सकता हूँ राजकुमार? ऐसा ना कहो माधव, मैं तुम्हारे भोले स्वभाव को बदल कर ही रहूँगा। वो कैसे राजकुमार? तब सर्पेश के आदेश पर एक नाग सेवक एक पात्र लेकर उस कक्ष में आया। माधव, इस पात्र में नागलोक की वह अद्भुत वनस्पति रखी हुई है जिसे खाने पर तुम्हारा भोलापन सदैव के लिए दूर हो जाएगा और तुम चालाक बन जाओगे। ऐसा? सर्पेश के कहने पर माधव ने उस वनस्पति को उठाकर खाया। तत्पश्चात, माधव, अब तुम मुझे बताओ कि लता को छोड़कर वहां से चले आकर तुमने ठीक किया? राजकुमार, सचमुच मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फरेब से ही सही, मैंने लता के साथ पवित्र अग्नि के फेरे लिए थे, जिसके फलस्वरूप वह मेरी अर्धांगिनी बन चुकी थी। माधव, अपने प्रश्न का युक्ति भरा उत्तर सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि अद्भुत वनस्पति खाकर अब तुम एक बुद्धिमान युवक बन गए हो। यह सब तुम्हारी कृपा से ही संभव हो चुका है राजकुमार। माधव कई दिनों तक राजकुमार सर्पेश का अतिथि बनकर नागलोक में रहा। तत्पश्चात एक दिन, मित्र माधव, अब तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर लता की खबर लेनी चाहिए। उसकी खोज खबर लेकर अब मैं क्या करूँगा राजकुमार? विवाह के पश्चात वह तो अपने उस दूल्हे के साथ कभी की विदा हो गई होगी। ऐसी बात नहीं है माधव, मैंने पृथ्वीलोक पर अपना सेवक भेजकर सब कुछ पता लगा लिया है। लता इन दिनों बड़े कष्टों में है। यह आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं ठीक कह रहा हूँ माधव। लता ने तो दूल्हे के रूप में तुम्हें ही देखा था, इसीलिए उसने दूसरे दूल्हे के साथ जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। तो क्या लता इस समय अपने पिता के घर ही है? हाँ मित्र, लता और उसके परिवार पर इस कहर के अलावा दूसरा कहर और टूटा है। दूसरा कहर? वह कौन सा? लता के विवाह के लिए उसके बाप ने सेठ राव सिंह के पास अपने खेत और मकान गिरवी रखकर
उससे धन उधार लिया था। जब जगन्नाथ ने सेठ को उसका धन लौटाकर उससे मकान व खेतों के गिरवी पत्र वापस लेने चाहे तो सेठ ने उसे गिरवी पत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया। वह क्यों? सेठ राव सिंह ने चालाकी से उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। ओह, यह तो जगन्नाथ जी के साथ घोर अन्याय हुआ है। हाँ माधव, सेठ ने जगन्नाथ के खेत वगैरह हथियाकर उस पर बहुत जुल्म किया है। राजकुमार, अब मैं भी इसी समय पृथ्वीलोक पर जाकर जगन्नाथ जी की सहायता करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ माधव। सर्पेश उसी समय माधव के साथ पृथ्वीलोक पर आया। मित्र, इस मणि को रख लो। जब जब तुम नागलोक में आना चाहोगे, यह मणि तुम्हें सकुशल नागलोक पहुंचा देगी। अच्छा मित्र, अब विदा दो। सर्पेश से विदा ले माधव मलपुर की ओर चल पड़ा। तब सर्पेश भी नागलोक को वापस लौट गया। माधव उस बाग में पहुंचा जहां जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। इस परिवार पर कैसी विपदा पड़ी है। घर पार होते हुए भी बेघरों की तरह खुले आकाश के नीचे रहना पड़ रहा है इन्हें। जब वह बाग में पहुंचा तो सबके पहले लता की दृष्टि उस पर पड़ी। कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। सहसा उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, यह युवक तो वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत माधव के पास पहुंची। उसने माधव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। तो तुम? हाँ लता, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। यह सुनते ही, नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ फेरे लिए थे तो उन फेरों का कर्तव्य तो निभाते। लता, मैं अपने उसी कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए यहाँ पुनः वापस आया हूँ। लता तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। जगन्नाथ व उसकी पत्नी को जब सारी बात पता चली तो उन दोनों की खुशी का और छोर ना रहा। ओह, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ही ली। हमारा अस्थि दामाद वापस लौट आया। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस दीनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करूं। पिताजी, आप दुखी ना होइए। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ राव सिंह को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपनी सारी धूर्तता भूल जाएगा। बेटा, उस चालबाज राव सिंह से तुम भूल कर भी ना टकराना। पिताजी, आज रात मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा। तब देखना मैं उसे कैसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन माधव लता के परिवार के साथ ही रहा। रात होने पर वह गांव के सेठ राव सिंह के घर के बाहर जा पहुंचा। कुछ देर बाद घर का द्वार खुला और सेठ राव सिंह बाहर आया। श्रीमान, मैं परदेसी आदमी हूँ। क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? यह सुन सेठ राव सिंह सोच में पड़ गया। रात में इससे मोटा किराया वसूल लूँगा। इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। यह तुमने ठीक नहीं किया। क्या पता कोई ठग ही हो, हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। अब तो मैंने उसे घर में ठहरा लिया है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे बैठक में ठहराओ। तुम उसी की चारपाई के पास अपनी चारपाई बिछाओ। मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। ठीक है,
ऐसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे वह और हम रात भर जागते रहें, ताकि उसे हमारे घर में चोरी करने का अवसर ना मिले। तुम कोई तरकीब सोचो, मैं उस आदमी के बैठक में सोने का प्रबंध करता हूँ। यह कह सेठ राव सिंह अपनी पत्नी के पास से चला आया। राव सिंह ने माधव को बैठक में ठहराया। अपनी चारपाई भी उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ गई। क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओगे तो रात जल्दी से बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, पर थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा हो आप लोग भी सो जाओ। अब तो राव सिंह और चंदा का माथा ठनका। जरूर इसके मन में कोई खोट है, तभी यह हम दोनों से जल्दी सो जाने को कह रहा है। चंदा माधव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनने की आदत है। तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी तो सुना ही दो। अच्छा तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। वह बहुत ही नकचढ़ा व घमंडी था। उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर माधव चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देख, किस सोच में पड़ गए बेटा? मुझे सहसा एक बात याद आ गई। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊँ सेठ साहब। मैं एक राजा के यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। अच्छा, लेकिन वह थैलियाँ है कहाँ? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं अपने गांव से बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा, तो यह सोचकर कि आज रात इस गांव में रुकना ही है, मैं उन थैलियों को नदी के तट पर बड़ के पेड़ के नीचे ज़मीन में गाड़ आया। सेठ साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैलियाँ ज़्यादा सुरक्षित रहती। यह सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियाँ ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी ना चलेगा कि इसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने ली। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को और ज़्यादा परेशान ना करो। कहानी सुनने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। वह अपने कमरे में जा सोचने लगी। रात में जब माधव गहरी नींद सो जाएगा, तब मैं जाकर माधव की स्वर्ण मुद्राएं नदी तट के पेड़ के नीचे से खोदकर ले आऊंगी। माधव के सोने तक मैं थोड़ी सी नींद ले लूं। यह सोच चंदा ने आंखें बंद कर ली और शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में कब माधव गहरी नींद सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर बाद आहा, सो गया माधव। अब मुझे जल्दी से नदी तट पर बड़ के पेड़ के पास पहुंचना चाहिए। राव सिंह दबे पांव बैठक से बाहर निकला और कुदाल ले गांव के बाहर वाली नदी की ओर बढ़ गया। आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है मेरे। मैं तो माधव को लल्लू पंजू रागीर ही समझ रहा था। उसके बैठक से बाहर निकलते ही सेठ तो मेरे बहकावे में आ नदी की ओर चला गया है। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी तट पर पहुंच
राव सिंह ने बड़ के पेड़ के नीचे काफी गहरे तक खुदाई की। ओह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है माधव ने मुझसे झूठ बोला था। झल्लाया सा राव सिंह खाली हाथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। इधर चंदा की जैसे ही आंखें खुली, वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची। अरे, मेरे पति तो यहाँ नहीं है। लगता है वे मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। चंदा भी उसी समय राव सिंह की खोज में घर से निकल पड़ी। उसके जाते ही माधव चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। माधव खोजता हुआ उस कमरे में आ पहुंचा जिसमें राव सिंह की तिजोरी रखी थी। मुझे इस तिजोरी को खोलना होगा। थैले में से लोहे का हथौड़ा बाहर निकाला और हथौड़े से तिजोरी के ताले पर वार किया। हथौड़े के 3-4 प्रहारों में ही तिजोरी का ताला टूट गया। माधव ने तिजोरी खोली और माल असबाब एक थैले में भरना शुरू कर दिया और थैला कंधे पर लादकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आ वह तेजी से बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद जब दोनों घर लौटे, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? उस नास पीटे ने हमें तगड़ा चूना लगाया। मेरी सारी तिजोरी को खाली कर गया वह ठग। ओह मेरे भगवान, आज चोर के घर भी चोर आ गए। चंदा सिर थाम कर बैठ गई। राव सिंह का तो पहले ही बुरा हाल था। इधर बाग में माधव जगन्नाथ को उसके घर व खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत व घर पुनः आपके हुए। बेटा, यह सब तुम्हारी चालाकी व बुद्धिमता से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलें। चलो बेटा। जगन्नाथ खुशी खुशी माधव के साथ अपने घर वापस लौटा। सुबह होने पर, चलिए पिताजी, चलकर सेठ राव सिंह के हालचाल देखाएं। चलो बेटा। जब वे दोनों राव सिंह के घर के बाहर पहुंचे, क्या हुआ भाइयों, यह भीड़ कैसी है? अरे जगन्नाथ भाई, तुम्हें नहीं पता? कल रात कोई सेठ राव सिंह की तिजोरी लूट कर ले गया, जिसके सदमे से सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह, सेठ सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपति को भगवान ने कैसी सजा दी है। दोनों वापस घर लौट आए। अब माधव लता के साथ उसके पिता के घर में ही रहने लगा। वह खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाता। एक दिन, पिताजी, मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। स्वामी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाऊंगी। ठीक है, तुम भी चली चलो। दोनों उसी दिन बैलगाड़ी में बैठकर धर्मपुर की ओर चल दिए। जब उनकी बैलगाड़ी धर्मपुर पहुंची, लता, कभी ये सारे खेत हमारे थे। जालिम जमींदार हुकुम सिंह ने इन्हें हथियाकर अपने कब्जे में कर लिया। ओह, हुकुम सिंह ने तो आपके साथ बहुत अन्याय किया स्वामी। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में जा पहुंची। राम राम बिरजू काका। अरे माधव, तुम? हाँ काका, मैं। कुछ जमींदार हुकुम सिंह के हालचाल तो सुनाइए काका। बेटा, जमींदार के हालचाल मत पूछो। वह इन दिनों पक्षाघात से पीड़ित हो चारपाई पर मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया। ओह, तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हाल मालूम करना चाहिए। यह कह माधव ने बैलगाड़ी हुकुम सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वह लता के साथ हवेली में जमींदार हुकुम सिंह के सामने पहुंचा, माधव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो,
मेरे तकिए के सिरहाने मेरी तिजोरी की चाबी रखी है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो। यह मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। माधव ने ऐसा ही किया। तिजोरी के कागजात निकाल वह हुकुम सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने उनसे कहा, बेटा, अब तुमसे आखिरी विनती और है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी चिता को आग दे देना। जमींदार साहब, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उस रात माधव जमींदार के आग्रह पर उसकी हवेली में ही रुका। सुबह होने पर जब जमींदार के कमरे में गया, ओह, जमींदार तो मृत पड़े हुए हैं। माधव ने विधि अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। लता, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अब हम मलपुर न लौटकर यहीं धर्मपुर में रहकर अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब सुन माधव को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों धर्मपुर में ही रहकर अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।